ओके स्टूडेंट्स, तो कल जैसे कि कुछ हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ से ही रिलेटेड। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने क्या रखा है, 2 पिथ बॉल्स each weight 10 to the power minus 3 kilogram are suspended from the same point by means of a silk thread each of 0.5 meter long। यहां पर जैसे क्वेश्चन में एक फिगर हम लोग यहां पे समझ लें, और इस फिगर में थोड़ा सा यहां पे ये देखने वाली बात होगी कि यहां पर एक ये कोई रिजिड सपोर्ट है, और आपसे उन्होंने क्या रखा है कि 2 पिथ बॉल्स हैं, और उन दोनों पिथ बॉल्स को, जैसे आपने देखा एक कोई पिथ बॉल ये है और दूसरी पिथ बॉल ये है, जब इन दोनों पिथ बॉल को अगर हम सेम चार्ज देंगे तो सेम चार्ज देने पे ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, तो आपने देखा चूंकि दोनों का यहां पे वेट यहां पे दिया हुआ है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम, और सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करेंगी, तो इस बॉल पर यहां पर एक फोर्स काम करेगा इस तरीके से। अगर आपने देखा F, और इस बॉल पर यहां पर आपने देखा एक फोर्स यहां पे इस तरीके से काम करेगा, और इसका चूंकि मास m है तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से यहां पे देखने को मिलेगा। और चूंकि यहां पे जो थ्रेड है दैट इज 0.5 मीटर ये लॉन्ग है, और जब ये सेपरेट होते हैं तो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग ले लें, यहां पर A और ये कोई पॉइंट B, और यहां पर अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें, ये कोई पॉइंट यहां पर C और ये कोई पॉइंट यहां पर D, और अगर इसको यहां पर हम लोग ऐसे लेके चलते हैं तो इस पॉइंट को यहां पर हम लोग ले लेते हैं E, और यहां इस पॉइंट को हम लोग यहां पे G या कोई भी M पॉइंट इस तरीके से यहां पे शो कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। और जैसे कि आपने देखा कि BD का बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर है, तो अगर हम लोग इतनी डिस्टेंस की बात कर लें BC, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। पाइथागोरस से हमें AC चूंकि जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग अगर AC की बात करें यहां पे, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे आप दिखा सकते हैं AB स्क्वायर, और माइनस यहां पर अगर आप देखेंगे BC स्क्वायर, और यहां पे अगर आप देखेंगे AB स्क्वायर, तो AB आपने देखा 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, 0.25, और माइनस BC स्क्वायर 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 0.24, ये अंडर रूट में मेरे पास में इसकी वैल्यू AC की आ जाती है। और अगर हम लोग यहां पे इसका अंडर रूट ले लें 0.24 का, तो 0.24 का अंडर रूट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.489, और 489 रहेगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो मेरे पास में 0.49 वैल्यू यहां पे देखने को मिल जाती है। तो हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से AC को फाइंड आउट किया, 0.49। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात कर लें कि इन दोनों जो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं जैसे Q और Q, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पर हम लोग अगर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें तो आपको पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q1 और यहाँ पे Q2 अपॉन R स्क्वायर जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर, और अपॉन R अगर आप R देखेंगे दैट इज 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो यहां मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से दिखा दूं कि F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये Q स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 0.04। ये हम लोगों ने F की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करी। यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है BME, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है BME, ये दोनों मेरे पास में कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। और इसमें अगर हम लोग देख लें
यहां पर हम लोग इसको ऐसे कर लें कि अगर AC अपॉन हम लोग यहां पे बात कर लें BC, तो आपको एक देखने को मिलेगी, दैट इज BE अपॉन नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास ME। और फिगर में आपको देखो क्लियर हो रहा है कि AC की वैल्यू कितनी है 0.49 और BC जो है आपके पास में कितना है 0.1। और जरा ध्यान से आप देखेंगे जो BE है, यहां पर BE अगर आप देखेंगे तो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है mg को, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे mg। और ME जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं तो अगर आप देखेंगे दैट इज 49/10 और mg, m जैसे कि आपको पता है कितना दिया गया है 10 की पावर -3, g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10 की पावर -3 और f आपको क्लियरली यहां से हो रहा है कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.04 है, तो अपॉन 0.04 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से अगर आप देखेंगे। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लें तो आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे 9.8 इंटू 0.04 और ये 10 ही चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 और ये इंटू 10 की पावर -3 और अपॉन यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और इंटू अगर आप देखेंगे 49। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम लोग देख लें कुछ कैलकुलेशन, तो सबसे पहले अगर हम लोग 9.8 अगर हम लोग 9.8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0.04 से, 9.8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अगर 0.04 से, तो आपको देखने को मिलेगा 0.392 और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 10 से तो हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज 3.92 और 3.92 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से दैट इज 0.4355 एंड इफ इट इज अगेन डिवाइडेड बाई 49 तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा 0.00 और 88 और ये 9 ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -12। और अगर हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट अगर रिप्लेस कर दें तो 8.8 1 2 यहाँ पे या 0.88 ले लीजिए, ऐसा करिए 0.88 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट ही किसका आते हैं 0.88 तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -10, ये क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो Q की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट लेंगे तो 10 की पावर -10 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 हाफ हो जाएगा और अंडर रूट अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0.88 का, अंडर रूट अगर हम लोग लेते हैं 0.88 का तो आपको देखने को मिलेगा 0.93 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। चाहे तो 9.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और 9.3 माइक्रो कूलम। तो ये आप यहां पे ऐसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहां पे क्वेश्चन देखा और ऐसा ही एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या कह रखा है, 2 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m किलोग्राम and charge q coulombs are suspended from a point by a silk thread of each L meter in length but negligible in mass if theta be the angle which each string makes with the vertical when equilibrium has to be reached। तो हमें प्रूफ करना है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू mg L स्क्वायर साइन, ये मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे निकाली थी और यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों के यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, थोड़ी ये पावर है, इनको ऊपर हम लोग करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना क्या है, एक आपने देखा कि वही सेम क्वेश्चन, बस अंतर केवल इतना है, उसमें लेंथ दी गई थी वैल्यू, यहाँ पे L लिया है, सिल्क थ्रेड से इन्होंने 2 पिथ बॉल्स को यहाँ पे कोई भी बॉल से उनको इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया। दोनों पे अगर सेम चार्ज है लाइक नेचर का और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट हो रही है, 2 स्मॉल m किलोग्राम चार्ज Q है और L मीटर, बट
अच्छा सेपरेशन नहीं दिया, थीटा एंगल दे दिया इन्होंने इसको। यहाँ पे जैसे आपके पास में थीटा एंगल दे दिया कि ये एक दूसरे से थीटा, मेरे पास में अगर ये एंगल ले लिया, और यहां अगर आप देखेंगे ये चूंकि फोर्स F यहां पे काम करेगा, इसका वेट mg कहां काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे वेट mg काम करेगा। और अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग यहां पे ऐसे ले लें और ये पॉइंट अगर हम लोग ऐसे मिलाएं, अगर ये ऊपर एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये कोई यहां पर A और ये B और ये C और ये कोई पॉइंट O और ये कोई पॉइंट यहां पे D, और इस पॉइंट को हम लोग कोई E ले लेते हैं यहां पे। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो कि ये अगर ये L है और ये थीटा एंगल इस एक्सिस के साथ बना रहा है, तो अगर हम चाहें इसको L को रिजॉल्व करें तो ये इसका जो कंपोनेंट होगा जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है दैट इज द L cos थीटा, और ये जो AC है ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। ओके, और अगर पूरे की बात कर लें तो अगर AC L sin थीटा है तो पूरा कितना हो जाएगा 2L sin थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। इसमें भी हमें बिल्कुल एज यूजुअल पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से लगने वाले पहले फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पहले लगने वाला फोर्स हमारे पास क्या होता है दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और Q1 Q2 दोनों ही क्या है, Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और अपॉन R स्क्वायर। अपॉन R स्क्वायर मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आपने देखा दैट इज 2L sin थीटा। तो यहां पे जब आप लिखेंगे 2L sin थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहां पे कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग यहां पे ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OCA, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OCA, एंड दूसरा जो ट्रायंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है ADE, ये वाला जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ADE, आर सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो अगर इसमें अगर हम लोग लिखते हैं OC अपॉन यहां पे अगर लिख दें AC, तो इस तरफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा AD, और अपॉन नीचे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर DE। ओके, तो अगर OC की बात कर लें तो OC कितना है हमारे पास L cos थीटा। AC की बात करें तो AC यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज L sin थीटा, और AD जैसे कि आपने देखा वेट mg को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और DE ये आप देखेंगे जो फोर्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए DE। तो यहां पे हम लोग इसकी जगह क्या रख देते हैं F, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पिछले चैप्टर जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा सॉरी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू mg ऐसे ही, और f की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं जो कि क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है Q स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना अगर आप देखेंगे 4L स्क्वायर, और यहां पे आप देखेंगे दैट इज द 4L स्क्वायर, और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो यहां पे सॉल्यूशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, Q स्क्वायर को सबसे पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लें कि अगर Q स्क्वायर को हम इधर ले जाएं, Q स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये Q स्क्वायर ऐसे यहां पे आ जाता है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे चला जाता है, और दैट इज द 4L स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा ये भी ऊपर चला जाएगा आपका, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और mg तो ऑलरेडी था ही, और अगर आप देखेंगे ये साइन थीटा इधर जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। इस तरीके से ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, मुझे कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये सही जो लिखा हुआ है वो ऐसे है 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरीके से लिखाना चाहिए। ये यहाँ पे स्क्वायर जो आप देख रहे हैं ये
जो नीचे आ गए, ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि हम लोगों का आंसर यही आ रहा है, 4mg L² sin² थीटा 4 हाँ सही है, 4mg L² sin² थीटा इंटू tan थीटा इंटू 4πε0। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर चलें, यहां पे अगर आपने देखा ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें उन्होंने क्या रखा है, इज देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 kept at some distance apart in air attractive और repulsive। जैसे इन्होंने ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मैं बता दूं ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये फैला होना चाहिए कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा होना चाहिए Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। ये इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि बताओ मेरे पास कंडीशन है कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, तब इनके बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। और Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0 है, तब फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो मैं यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, देखो बहुत प्रीवियस क्लास मतलब 7th 8th की चीज हम बता रहे हैं। आपको पता है कि प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या आता है, प्लस, और जो किसके होता है, ग्रेटर देन 0। और अगर आपको पता है माइनस इंटू माइनस, आपको पता है क्या होता है, प्लस, तो वो भी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप देखेंगे प्लस इंटू माइनस, तो आपको पता है कि माइनस आएगा, या माइनस इंटू प्लस वो भी माइनस आएगा, और दोनों ही क्या होंगे, ये लेस देन 0। तो देखिए अगर दोनों चार्जेस अगर लाइक नेचर के हैं, अगर दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो और चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, हमेशा उनका जो मल्टीपल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यानी कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, रिपल्सन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, रिपल्सन को। कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर दो चार्जेस के प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होगा, लाइक होगा। और दोनों चार्जेस का अगर नेचर लाइक होगा तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आपने देखा कि एक प्लस और एक माइनस है, जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है वो माइनस आएगा, लेस देन 0 होगा। तो जानते हैं वो चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यानी कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अट्रैक्शन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, अट्रैक्शन। तो इस तरीके से यहां पर Q1 इंटू Q2 अगर ग्रेटर देन 0 शो हो रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्सन को। और जबकि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो रहा है तो वो किसको शो करेगा, अट्रैक्शन को। ओके बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure? जैसे इन्होंने क्या रखा है कि 3 चार्जेस हैं, फिगर को मैं यहाँ पे बतलाता हूं, जैसे Q1, Q2 और Q3। और यहां पे मैं क्लियर कर दूं, तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और इन्होंने क्या रखा है, एक अगर इसके सेंट्रोइड पर यहां पर एक कोई सेम नेचर का चार्ज कैपिटल Q रख दिया जाए, तो बताओ इन्होंने क्या रखा है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इस तरीके से अगर एक कोई सेंट्रोइड पर हम यहां पे चार्ज रखते हैं कैपिटल Q, तो इस पर 3 फोर्स लगेंगे। इस Q1 की वजह से जो एक फोर्स लगेगा दैट इज F1, यहां काम करेगा। Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज F2, इस तरफ काम करेगा। और Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज F3, यहां पे काम करेगा। और इसे A, B, C ऐसे ले लेते हैं और सेंट्रोइड को हम लोग कोई पॉइंट O से दिखा देते हैं। तो बच्चों यहां पे अगर हम लोग बात कर लें अगर इनके फोर्सेस की, तो जैसे F1 की बात करेंगे तो F1 इज इक्वल टू, आपको पता है 1/4πε0 QQ। Q1 की वैल्यू चूंकि Q है तो QQ/R²। तो यानी कि AO है डिस्टेंस, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AO वेक्टर का स्क्वायर और AO कैप। और अगर इसको कैप को, यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं QQ/,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एओ का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, एओ वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से अगर हम F2 की बात कर लें तो F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन, यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज BO, और यहां पे क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, BO वेक्टर। या यहां पे अगर आप देखेंगे F3 इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन वेक्टर CO क्यूब, और यहां पर CO वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? तो अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि नेट फोर्स कितना काम करेगा कैपिटल क्यू पे, तो जब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे यहां पे F1 प्लस F2 और प्लस F3, तो आपको देखने को बड़े अच्छे से मिल जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि क्यू क्यू यहां पे, और अगर आप देखेंगे ये कॉमन आ जाएंगे सारे। और आपको एक बात और बतला दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बीओ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सीओ, मैग्नीट्यूड इनके ये भी मेरे पास में कॉमन आ जाएंगे। ये सब आपस में चूंकि इक्वल है तो इन्हें मान लीजिए हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एओ। तो जानते हैं ब्रैकेट में आपको देखने को क्या मिलेगा, एओ वेक्टर और प्लस बीओ वेक्टर और प्लस सीओ वेक्टर, ये इस तरीके से। ये तो मैग्नीट्यूड था। और जानते हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में 11th में पढ़ा होगा लामीज थ्योरम में, वहां पे ज्योमेट्री से कि इन तीनों वेक्टर जो कि तीनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये एओ बीओ और सीओ, तो जानते हैं इनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो जब आप इसकी जगह जीरो पुट करोगे तो जानते हैं इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो कैपिटल क्यू आपने यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इस तरीके से इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करने के बाद में कुछ छोटा सा हमारे पास में लेक्चर और रह जाता है, जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को अगर बेसिकली हम लोग देखें तो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें से मेरे पास में बेसिकली आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात कर लें तो अगर चार्ज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर कभी किसी कंडक्टर में चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से जैसे आपने देखा कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात मैं और बतला दूं यहां पे, जैसे मान लीजिए पूरे कंडक्टर की लेंथ यहां पे आपने देखी कितनी है, L। अगर हम लोग इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, DL। और पूरे कंडक्टर पर आपने देखा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q। तो बतलाइए फिर इस छोटा सा जो टुकड़ा काटा उस पर चार्ज कितना होगा, DQ। तो अब यहां पे एक चीज समझने वाली है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या अंतर है। देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज along the length of the conductor। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे, along the length of the conductor। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, सामने स्क्रीन पे आप देखें कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यहां पे मैंने क्या बतलाया आपको कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ along the line is defined as the linear charge density। सिंपल सा मैंने आपको बताया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dl। और अगर आप पूरे चार्ज की बात करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं तो जैसे अगर आप देखें कूलाम पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, ATL की पावर -1। तो इसी तरीके से हमने देखा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं कि if the charge distributed along the line of the conductor या along the length of the conductor, then the charge distribution is called the linear charge distribution। लेकिन इसमें जो मेन चीज है that is the charge distributed per unit length is called linear charge density। इसे किससे डिनोट करते हैं, linear charge density से। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर चार्ज ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई सरफेस है और इस सरफेस में इस तरीके से आपने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे सरफेस का एरिया S है, हम लोगों ने इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, एलिमेंट कट कर लिया DS लंबाई का, लिया इसका एरिया। तो जानते हैं अब हम लोग अगर कहते हैं
द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। पिछले में क्या बोलते थे हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बच्चों, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। एसआई यूनिट की बात कर लें तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें देन दैट इज ATL की पावर -2। एंड लास्ट वन इज द, क्या है हमारे पास में? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? अगर चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे पास में कंडक्टर, इस तरीके से हमने एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसीडर किया, तो इस पे जो चार्ज होगा पूरे पे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मेन बात है यहां पे कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसे रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। अगर हम पूरे कंडक्टर के लिए लेंगे तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। एसआई यूनिट की बात कर लें तो क्या होगा? कूलॉम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें तो ATL की पावर -3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में जो आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।